वीडियो में हम लोग एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे लोअर पार्ट ऑफ द नेक में प्रेजेंट होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग आंसर में पूछी जाती है। तो हेड नेक में से जब भी एग्जामिनर को कोई ग्लैंड पूछना होता है तो पैरोटिड ग्लैंड पूछता है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होती है या आयोडीन की कमी होती है तो इससे गोइटर का फॉर्मेशन हो जाता है नेक में, जिसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में घेंघा कहते हैं। और ये हमारे यूपी ईस्ट वाली बेल्ट में बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। हम लोग शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लोअर पार्ट ऑफ द नेक में फ्रंट के साइड में प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा नेक है, नेक के जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसके लोअर पार्ट में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमारा नेक है, नेक का लोअर पार्ट है और इसके फ्रंट में ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसमें दो लोब पाए जाते हैं, एक राइट लोब, एक लेफ्ट लोब, जो कि बीच से एक इस्थमस से ज्वाइंट होते हैं, और एक थर्ड पिरामिडल स्मॉल लोब पाया जाता है जो कि इस्थमस के अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है। तो जैसा कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये इसका राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है और बीच से ये जुड़ा हुआ है इस्थमस से। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक छोटा सा पिरामिडल लोब पाया जाता है जिसे हम लोग और T1 वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे दोनों लोब हैं थायराइड ग्लैंड के, ये एक ऑब्लिक लाइन से एक्सटेंड करते हैं 4th और 5th ट्रेकियल रिंग तक के। जो हमारा इस्थमस है ये 2nd से 4th ट्रेकियल रिंग तक के एक्सटेंड करता है। तो जैसा कि ये हमारा ट्रेकिया है और ये ट्रेकियल रिंग है, ये 1st ट्रेकियल रिंग है और ये 5th ट्रेकियल रिंग है। तो जो हमारे लोब हैं थायराइड ग्लैंड के, ये 5th ट्रेकियल रिंग तक के एक्सटेंड करते हैं, और जो हमारा इस्थमस है ये 1st, 2nd, 3rd और 4th ट्रेकियल रिंग तक के एक्सटेंड करता है। तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन था, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स थे। अगर हम लोग इसके वेट की बात करें तो 25 ग्राम वेट इसका होता है थायराइड ग्लैंड का, और ये फीमेल्स में लार्जर होती है। अगर ईच लोब के हम लोग डायमेंशन की बात करें तो 5 × 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ। और जो हमारा इस्थमस है 1.25 सेंटीमीटर लेंथ और 1.25 सेंटीमीटर हाइट का होता है। अगर थायराइड की कैप्सूल या कवरिंग की बात करें तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये दो तरह की कवरिंग से कवर होता है, एक ट्रू कैप्सूल, दूसरा फॉल्स कैप्सूल। जैसा कि ये हमारी थायराइड ग्लैंड है और इसे दो तरह के कैप्सूल कवर करते हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है वो ट्रू कैप्सूल होती है, बाहर वाली होती है फॉल्स कैप्सूल, जो कि प्री ट्रेकियल फेशिया से बनती है। जो ट्रू कैप्सूल है ये कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और इसके पेरिफेरी पर पाई जाती है, यानी जो जैसे ये हमारा थायराइड ग्लैंड है इसके पेरिफेरी पर ही ये हमारा ट्रू कैप्सूल पाया जाता है, और इसी ग्लैंड के कनेक्टिव टिश्यू के कंडेंसेशन से ये हमारा ट्रू कैप्सूल बनता है। फॉल्स कैप्सूल ये हमारी प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से बनती है। जब हमने डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पर एक प्री ट्रेकियल लेयर थी, एक प्री वर्टिब्रल लेयर थी। जैसा कि इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा ट्रू कैप्सूल है थायराइड ग्लैंड का ये बनता है प्री ट्रेकियल फेशिया से, और जो फॉल्स कैप्सूल है वो बन रहा है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से, जो कि बाहर की तरफ कवरिंग करता है हमारे थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारा फॉल्स कैप्सूल है ये पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग तो ये थिन पाया जाता है, लेकिन मीडियल सरफेस ऑफ द ग्लैंड पर ये थिक होता है, मोटा होता है, जहां पर ये थिकन होकर के एक लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, जो कि हमारे इस ग्लैंड को क्रिकॉइड कार्टिलेज से जोड़ करके रखता है। तो जैसा कि ये हमारा फॉल्स कैप्सूल है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग थिन होता है, ये एंटीरियर बॉर्डर इसका हो गया ऊपर की तरफ, ये इस तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, लेकिन ये मीडियल सरफेस पर जो है ये थिक हो जाता है और थिक होकर के यहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट बेरी बनाता है। फिर यही सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से इस थायराइड ग्लैंड को जोड़ करके रखता है। हमारा
ट्रू कैप्सूल होता है उसके डीप में अगर हम लोग जाएं तो वहां पर डेंस कैपिलरी नेटवर्क दिखाई पड़ता है। तो जैसा कि ये हमारा ट्रू कैप्सूल है, अगर इसके हम लोग डीप में जाते हैं तो ये वेनस प्लेक्सस दिखाई देती हैं, ये डेंस कैपिलरी नेटवर्क होते हैं। भी हम लोग थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड करते हैं, थायराइड ग्लैंड को इसके कैप्सूल के साथ ही रिमूव करते हैं ताकि इस डेंस कैपिलरी नेटवर्क पर लीजन न लगे और वहां पर हेमरेज को हम अवॉइड कर सकें। तो इसी ट्रू कैप्सूल के साथ हम लोग थायराइड ग्लैंड का रिमूवल करते हैं ताकि ये प्लेक्सस जो है इसकी वजह से हम हेमरेज को अवॉइड कर सकें। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें दो लोब पाई जाती हैं। तो जो दोनों लोब हैं ये कोनिकल होती हैं शेप में, और इनमें एक एपेक्स पाया जाता है, एक बेस पाया जाता है और 3 सरफेस पाए जाते हैं, एक लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरो लेटरल सरफेस। तो जैसा कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये कोनिकल शेप का इसमें लोब पाया जाता है। इसमें ऊपर की तरफ एपेक्स होता है, नीचे की तरफ बेस होता है, 3 सरफेस पाए जाते हैं। ये बाहर की तरफ ये लेटरल सरफेस, इसके पीछे अगर हम लोग जस्ट जाएं तो ये मीडियल सरफेस होता है, और अगर उसके पीछे वाला हम लोग देखें तो यहां पर पाया जाता है पोस्टीरो लेटरल सरफेस। जैसा कि ये थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है और ये सुपीरियर व्यू है। तो ये वाला जो हिस्सा इसका होता है, ये इसका होता है लेटरल सरफेस, ये इस तरफ वाला हिस्सा होता है मीडियल सरफेस, और ये इसका पोस्टीरो लेटरल सरफेस होता है। ये थायराइड ग्लैंड है इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में देखें, और ये इसका सुपीरियर व्यू से क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। तो ये वाला हिस्सा जो इसकी ट्रेकिया के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका मीडियल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है। और अगर हम लोग इसके पीछे की तरफ जाएं तो ये पोस्टीरो लेटरल सरफेस हो। तो अगर लेटरल सरफेस जो हमारा होता है या उसे हम लोग सुपरफिशियल सरफेस भी कहते हैं। अगर हम लोग डीप टू सुपरफिशियल देखें किन चीजों से कवर होता है, सबसे पहले स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से कवर होता है। अगर हम लोग लेटरल सरफेस या सुपरफिशियल सरफेस देखें ग्लैंड की, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, डीप से सुपरफिशियल की तरफ आए, अंदर से बाहर की तरफ, तो ये सबसे पहले स्टर्नोथायरॉइड मसल से कवर होता है, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड मसल की सुपीरियर बेली, और जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है उसके एंटीरियर बॉर्डर से ये हमारा थायराइड ग्लैंड का लेटरल या सुपरफिशियल सरफेस कवर होता है। मीडियल सरफेस को हम लोग देखें तो मीडियल सरफेस में इसके 3 रिलेशंस आते हैं, 2 ट्यूब आती हैं, ट्रेकिया और ईसोफेगस। तो जैसा कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड है और ये इसका मीडियल सरफेस है, तो अगर मीडियल सरफेस के रिलेशन में देखें तो ये 2 ट्यूब आती हैं, ये ट्रेकिया और पीछे की तरफ ईसोफेगस। मसल्स आती हैं इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड, और 2 नर्व आती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल लेरिंजियल नर्व। तो ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जी के जा करके एक्सटर्नल और इंटरनल लेरिंजियल नर्व में डिवाइड हो जाती है और हमारे थायराइड ग्लैंड के लोब का मीडियल सरफेस का रिलेशन बनाती है। अगर हम लोग पोस्टीरो लेटरल सरफेस देखें या पोस्टीरियर सरफेस देखें तो ये कैरोटिड शीथ के साथ में रिलेशन बनाता है। हमारा पोस्टीरो लेटरल सरफेस है जो कि इसके पीछे हमारी एक कैरोटिड शीथ पाई जाती है। कैरोटिड शीथ के अंदर 3 कंटेंट पाए जाते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व। नीचे जाकर के ये एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो कैरोटिड शीथ का कंटेंट होती है, लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे कैरोटिड शीथ का कंटेंट नहीं होती है। तो अगर हम लोग पोस्टीरियर रिलेशन में देखें थायराइड ग्लैंड के लोब के, तो कैरोटिड शीथ आएगी। मीडियल रिलेशन में 2 ट्यूब आएंगी, एक ट्रेकिया और ईसोफेगस, 2 मसल आएंगी, क्रिकोथायरॉइड, इंफीरियर कॉन्ट्रिक्टर, 2 नर्व आएंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, एंटीरियर सरफेस या लेटरल या सुपरफिशियल सरफेस के अगर रिलेशन में हम लोग देखें लोब के, तो अंदर से बाहर की तरफ स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ये हो गए स्ट्रक्चर जो कि थायराइड ग्लैंड के लोब के साथ में रिलेशन बनाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का जो हमारा लोब है इसमें 2 बॉर्डर पाए जाते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो ब्रांच ऑफ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी के साथ में रिलेशन बनाता है
और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये लॉन्गिट्यूडिनल एनास्टोमोसिस जो होता है सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बीच में, और जो सुपीरियर इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है ये पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी और थोरैसिक डक्ट लेफ्ट साइड में थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में आती हैं। तो जैसा कि ये हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी है और ये इसकी एंटीरियर ब्रांच है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लोब के एंटीरियर बॉर्डर से रिलेशन बना रही है। अगर हम लोग इसी एंटीरियर बॉर्डर के पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, यहाँ पर एनास्टोमोसिस हो रहा है सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बीच में, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एनास्टोमोसिस है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के पोस्टीरियर बॉर्डर का रिलेशन बना रही है और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से थोरैसिक डक्ट जो होती है ये इसी पोस्टीरियर बॉर्डर के पास से गुजरती है। फिर अगर हम लोग बात करें इस्थमस हमारे थायराइड ग्लैंड के दो लोब को जोड़ करके रखता है। जैसा कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड के ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, बीच में जो इसको कनेक्ट कर रहा है ये होता है इसका इस्थमस वाला पार्ट। इस्थमस में हमारे दो सरफेस होते हैं, आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। तो जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है स्टमक का, तो जैसा कि ये हमारा इस्थमस है जो कि दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा, तो इसके एंटीरियर सरफेस स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड से कवर होता है। तो इस्थमस के एंटीरियर सरफेस के आगे की तरफ स्टर्नोहायोइड मसल और स्टर्नोथायरॉइड मसल आती है। हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, इस्थमस है इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग से रिलेशन बनाता है। तो जैसा कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड का इस्थमस है, ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, फिर इसके नीचे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग हमारे इस्थमस के पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड होती हैं। इस्थमस में हमारे दो बॉर्डर होते हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। अगर सुपीरियर बॉर्डर हम देखें तो यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है राइट और लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी का। जैसा कि अगर हम लोग इस इस्थमस के सुपीरियर में देखें तो ये जो हमारी राइट साइड से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है इसकी एंटीरियर ब्रांच, और लेफ्ट साइड से सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच, यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है इस्थमस के सुपीरियर बॉर्डर पे। अगर इंफीरियर बॉर्डर को देखें तो यहाँ पर हमारी इंफीरियर थायराइड वेन्स पाई, ये हमारा इस्थमस है और इस्थमस का ये इंफीरियर बॉर्डर है। इस इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन में यहाँ पर हमारी इंफीरियर थायराइड वेन्स पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को जो आर्टरी सप्लाई करती है, सबसे पहले सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जिसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच होती है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट साइड में निकलती है, और राइट साइड में अगर देखें तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर वहां से एक राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ये अपर 2/3 ऑफ द थायराइड लोब को सप्लाई करती है और हाफ ऑफ द इस्थमस को सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी हमारी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ चलती है और अपर पोल ऑफ द ग्लैंड से लीव कर जाती है। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है यहाँ से सुपीरियर लेरेंजियल नर्व के साथ में ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ चलती है, ग्लैंड के अपर पोल से लीव कर जाती है। जो दूसरी आर्टरी सप्लाई करती है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमारी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है, और सब क्लेवियन आर्टरी राइट साइड में डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है और लेफ्ट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमारी लोअर 1/3 ऑफ द थायराइड लोब को सप्लाई करती है और लोअर हाफ ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड अपर 2/3 को सप्लाई कर रही थी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी लोअर 1/3 ऑफ द लोब को सप्लाई कर रही है और लोअर हाफ ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। तो जो हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ये क्लोजली रिलेटेड होती है इस रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ। लोअर पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड के में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आर्टरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं आर्टेरिया थायराइडा इमा, जो कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की या आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है और इस्थमस को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक थायराइडी इमा आर्टरी है जो कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है, और ये आर्च ऑफ एओर्टा से भी निकल सकती है, और ये सब में प्रेजेंट नहीं होती है। ये थायराइड इमा आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल करके और इस्थमस को सप्लाई करती है। कुछ स्मॉल एसेसरी आर्टरीज होती हैं जो कि ईसोफेजियल और ट्रेकियल आर्टरीज से डिराइव होती हैं, ये भी हमारे थायराइड आर्टरी को। तो कुछ स्मॉल एसेसरी आर्टरीज होती हैं जो कि ईसोफेजियल या ब्रेकियल ब्रांचेस से निकलती हैं और इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। तो ये हो गई इसकी आर्टेरियल सप्लाई। अब हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के वेनस ड्रेनेज की।
तो सबसे पहले जो वेन इसे ड्रेन करती है ये सुपीरियर थायराइड वेन है, जो कि अपर पोल पर इमर्ज होती है और इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर के ड्रेन हो जाती है। दूसरी होती है मिडल थायराइड वेन। तो मिडल थायराइड वेन यहाँ पर एक शॉर्ट वेब वेनस ट्रंक बनाती हैं। ये दो मिडल थायराइड वेन बनकर तो शॉर्ट वेब वेनस ट्रंक बनाती हैं और ये भी जाकर के इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाती हैं। फिर आती है इंफीरियर थायराइड वेन। ये लोअर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस से निकल करके और ड्रेन हो जाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। एक चौथी वेन कुछ लोगों में प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं हम लोग वेन ऑफ कोचर, जो कि मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन से इमर्ज होती हैं और इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक वेन ऑफ कोचर पाया जाता है, जो कि मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन से ड्रेन होती है और इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर के ड्रेन हो जाती हैं। और जो हमारी इंफीरियर थायराइड वेन है ये हमारी सीधे ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती हैं और सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में। फिर इंटरनल जुगुलर वेन हमारी आकर के ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेकियो। ये था हमारे थायराइड ग्लैंड का वेनस ड्रेन। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो हमारे इस्थमस के जो अपर पार्ट से लिम्फेटिक जाता है वो जाता है प्री लैरिंजियल नोड में। फिर ये प्री लैरिंजियल नोड जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड में लिम्फेटिक्स लेकर के जाते हैं और जो थायराइड ग्लैंड के लोब के अपर पार्ट होता है ये भी जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड में लिम्फेटिक्स लेकर के जाते हैं। फिर ये जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड जो होते हैं ये अपने लिम्फेटिक्स लेकर के जाते हैं जुगुलो ओमोहायोइड नोड में। तो जुगुलो ओमोहायोइड नोड में हमारे थायराइड ग्लैंड के लोब के लोअर पार्ट से लिम्फेटिक्स आता है, हमारे इस्थमस के लोअर पार्ट से लिम्फेटिक्स आता है प्री ट्रेकियल नोड में। फिर ये प्री ट्रेकियल नोड जाते हैं हमारे रेट्रोब्रेकियोसेफेलिक नोड में। तो प्री ट्रेकियल नोड से जो लिम्फेटिक्स आता है रेट्रोब्रेकियोसेफेलिक नोड में चला जाता है और लोब के लोअर पार्ट से लिम्फेटिक्स आता है पैराट्रेकियल नोड में। फिर ये पैराट्रेकियल नोड लिम्फेटिक्स ले करके इसी जुगुलो ओमोहायोइड नोड में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है थायराइड ग्लैंड का वो जुगुलो ओमोहायोइड नोड में होता है और रेट्रोस्टर्नल या ब्रेकियोसेफेलिक नोड में होता है। तो ये था हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज थायराइड ग्लैंड का। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये एंडोडर्म से बनता है। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो सबसे अंदर की लेयर जो होती है एंडोडर्म, उससे हमारा थायराइड ग्लैंड बनता है। ये एक मीडियन डेरिवेटिव है, छोटा सा आउटग्रोथ से स्टार्ट होता है। फिर इसके डाइवर्टिकुलम को थायरोग्लोसल डक्ट कहते हैं। ये प्रिमिटिव फेरिंग्स अर्ली थ्रोट से फ्लोर से निकलता है और नीचे यानी डाउनवर्ड ग्रो करता है और नेक के सामने तक के आ जाता है, फ्रंट ऑफ द नेक में आ जाता है। तो थायराइड ग्लैंड अपर थ्रोट से स्टार्ट होता है और डिसेंड करता है डाउनवर्ड। थायरोग्लोसल डक्ट का क्या रोल है? जैसे जैसे ये डक्ट नीचे आती है इसका जो डिस्टल एंड होता है 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है। ये आगे चलकर थायराइड ग्लैंड बना देता है, बाकी डक्ट का पार्ट ऑब्लिटरेट हो जाता है। डक्ट का लास्ट पार्ट जो थायराइड बनाता है, बाकी डक्ट हमारी डिसअपियर हो जाती हैं। डिफरेंट सेल का ओरिजिन कहाँ से अगर बात करें तो जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स हैं जो थायराइड हार्मोन बनाती हैं वो थायरोग्लोसल डक्ट से ओरिजिन होती हैं, और जो पैराफॉलिकुलर सेल हैं जो कि सी सेल हैं जो न्यूरल क्रेस्ट सेल से अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी के थ्रू डेवलप होती हैं। तो हार्मोन बनाने वाले सेल्स डक्ट से डेवलप होते हैं और कैल्सिटोनिन वाली सी सेल जो होती हैं ये न्यूरल क्लेस्ट से। अब जैसा कि ये डायग्राम है इसमें हमारे डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करी गई है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक फोरामेन सीकम बनता है जो कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग से आता है। टंग के बेस पर एक पॉइंट होता है उसे फोरामेन सीकम कहते हैं। यहाँ एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है जो सेल ग्रुप होता है। तो यहीं से थायराइड ग्लैंड की शुरुआत होती है। के बाद में आती है थायरोग्लोसल डक्ट। ये भी एक थिकनिंग है जो कि ट्यूब बना देती है। थायरोग्लोसल डक्ट इसे हम लोग कहते हैं। ये डक्ट डाउनवर्ड नेक की तरफ डिसेंड करता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनकर नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद में बनता है बाइफेड। तो यहाँ पर बाइफरकेशन होता है, बाइफरकेट हो जाते हैं। तो ये 2 ब्रांचेस बनाता है जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है।
ये दो ब्रांचेस बनाता है, इसी से जाकर के हमारे थायराइड के राइट लोब और लेफ्ट लोब बनते हैं। फिर थायराइड का फॉर्मेशन होता है, ये अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी यहाँ पर पाई जाती है, ये एक स्प्लिट पार्ट बनाता है थायराइड ग्लैंड का। ये सी सेल पैराफॉरिकुलर सेल का फॉर्मेशन कर, तो जो हमारा थायराइड है ये डक्ट से डेवलप होता है, और जो हमारे सी सेल हैं ये अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी से, न्यूरल क्रेस्ट से ओरिजिन होते हैं। तो फाइनली जो थायराइड ग्लैंड बन जाता है और उसका शेप आ जाता है, रियल शेप में आ जाता है। इसमें राइट और लेफ्ट लोब आ जाते हैं, बीच में एक स्थमस आ जाता है, और कभी कभी एक पिरामिडल लोब प्रेजेंट होता है हमारे स्थमस के अपर पार्ट पे। ये डक्ट का रेमनेंट होता है, जो हमारी थायरोग्लोसल डक्ट है उसी का रेमनेंट अगर बच जाता है तो ये पिरामिडल लोब का फॉर्मेशन कर देता है, और हमारे इस थायराइड ग्लैंड में थायरोग्लोसल डक्ट के रिमेन्स भी रह सकते हैं। तो फाइनली बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड हमारा बन जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड कहलाता है। तो इसकी जो डेवलपमेंट शुरू होती है वो टंग के फोरामेन सीकम से शुरू होती है, फिर डाउनवर्ड आता है थायरोग्लोसल डक्ट में, फिर दो लोब में आकर के स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद में इसमें दो सी सेल ऐड होते हैं, जिससे अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी कहते हैं। फिर फाइनली ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड हमारा बन करके तैयार हो जाता है, इसे हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देखें तो थायराइड ग्लैंड अगर डक्ट कंप्लीटली डिसअपियर ना हो तो थायरोग्लोसल सिस्ट बन सकती है, और ये मिड लाइन ऑफ द नेक में स्वेलिंग कॉज कर सकती है। तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है हमारे ट्रू कैप्सूल के डीप में। तो जैसा कि हमारा ट्रू कैप्सूल है और इसके बीच में डेंस कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं थायराइड रिमूवल का, तो इस ट्रू कैप्सूल के साथ साथ ही करते हैं, ताकि हम लोग हेमरेज को अवॉइड। एक्सेस को हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोस्टेट से। जो प्रोस्टेट हमारा ग्लैंड है उसमें भी हमारे दो कैप्सूल पाए जाते हैं, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। उसके बीच में हमारा ये वीनस प्लेक्सस पाया जाता है। तो जब हम लोग प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, यानी प्रोस्टेट का रिमूवल करते हैं, तो इस कैप्सूल को हम लोग पीछे ही छोड़ देते हैं। हम लोग प्रोस्टेटिक सर्जरी करते हैं तो जो वीनस प्लेक्सस दो कैप्सूल के बीच में पाया जाता है, तो हमें जब भी प्रोस्टेट को रिमूव करना है तो इन दोनों कैप्सूल को पीछे की तरफ से छोड़ देना। तो जो हमारा कैप्सूल थायराइड ग्लैंड के अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर पर एक स्वेलिंग बना लेता है। तो जो हमारा कैप्सूल है आगे की तरफ से ये टाइटली प्रेजेंट होता है, अटैच होता है, और पीछे की तरफ से ये लूजली अटैच होता है। तो जब भी हमारे नेक में कोई स्वेलिंग होती है तो बैकवर्ड ज्यादा एक्सटेंड करती है हमारे फ्रंट ऑफ नेक के कंपैरिजन में। फिर बात करते हैं स्वेलोइंग और थायराइड मूवमेंट की। जब भी हम लोग स्वेलोइंग करते हैं, यानी कोई चीज चबाते हैं, कोई चीज निगलते हैं, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये अप एंड डाउन मूव करता है। तो ये अप एंड डाउन जो मूव करता है, ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द बेरी होता है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के जो लोब होते हैं उसके मीडियल साइज को क्रिकॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करके रखता है। इसी के कारण स्वेलोइंग करते वक्त हमारे थायराइड ग्लैंड जो हैं ये अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई स्वेलिंग पाई जाए, और स्वेलिंग थायराइड ग्लैंड में गोइटर से पाई जाती है जो कि आयोडीन की कमी से होता है, तो हमें इसे क्या करना है, पीछे की तरफ से पाल्पेट करना है, इस तरह से जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो गोइटर क्या है, हमारा सिंपली इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है। इसका कारण मेनली क्या होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, इसे ठीक। तो जब भी हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी थायराइड ग्लैंड का जो है हाइपर सिक्रेशन होने लगता है थायराइड हार्मोन का, तो हम लोग जब थायराइडेक्टमी करते हैं, यानी थायराइड का रिमूवल करते हैं, तो उसके ट्रू कैप्सूल के साथ ही रिमूवल करते हैं। तो जब हम लोग सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं तो उसके दोनों लोब के, राइट और लेफ्ट लोब के जो हमारे पोस्टीरियर पार्ट होते हैं उसे हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे क्या होता है, तो जो हमारे पैराथायराइड हार्मोन होते हैं उसका सिमल्टेनियस रिमूवल नहीं हो पाता है। यानी पैराथायराइड, अगर हम लोग पोस्टीरियर लोब को भी रिमूव करेंगे तो पोस्टीरियर लोब पे हमारे पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। अगर जैसे हम लोग पोस्टीरियर लोब देखें तो पोस्टीरियर लोब अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो ये पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड
ग्लैंड भी रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीटीएच का सिक्रेशन भी हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो सब टोटल थायराइडेक्टमी करते समय हमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड के लोब को छोड़ देना है, जिसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड का सिमल्टेनियस रिमूवल ना हो पाए, और जो पोस्ट ऑपरेटिव मिक्स एडिमा है जो कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, वो न हो पाए। तो जब भी हम लोग थायराइडेक्टमी करते हैं यानी थायराइड का रिमूवल वाली सर्जरी करते हैं, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को जो है हम लोग लाइगेट कर देते हैं यहाँ से उसे, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है कर पाए। तो जो हमारी स्टेम होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, उसे हम लोग लाइगेट नहीं करते हैं। इंफीरियर थायराइड आर्टरी की स्टेम को लाइगेट नहीं करते हैं। तो जो ग्लैंडुलर ब्रांच होती है लाइगेट आर्टरी की, वो सेपरेटली होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी में। तो जो ब्लड सप्लाई हमारी पैराथायराइड ग्लैंड के लिए है वो मेंटेन रहती है इस वजह से। तो अगर सुपीरियर थायराइड आर्टरी को हम लोग लाइगेट कर देते हैं ताकि एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व इंजरी को हम लोग बचा सकें, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को हम लोग लाइगेट नहीं करते हैं ताकि जो पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड और की जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रह सके। अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए यानी थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं उसकी कमी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेंट्स के अंदर क्रिएटिनिज्म हो जाता है और बच्चों के अंदर मिक्स्ड एडिमा हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और बहुत सारी मेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है और ऑर्गन छोटे छोटे हो जाते हैं। तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, वो डिस्प्लेस हो सकता है, और डिस्प्लेस होने की वजह से वो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स को जो है कंप्रेस कर सकता है। तो जैसा कि हमारी थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया से रिलेटेड होती है, तो अगर कोई ट्यूमर है तो अगर हमारी ट्रेकिया को कंप्रेस कर दिया तो उसकी वजह से डिस्पोनिया हो जाएगा, यानी हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ईसोफेगस को अगर कंप्रेस करेगा तो डिस्फेजिया होगा, यानी हमें कोई चीज स्वेलो करने में निगलने में दिक्कत होगी। और अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो कि हमारी साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कंप्रेस हुई तो उसकी वजह से डिस्फोनिया हो जाएगा, यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, आवाज साफ नहीं निकल पाएगी। थायराइड ग्लैंड, उसका डेवलपमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।